Hello, my dear 10th board students. I hope everybody is doing exceptionally well at their comfort zones. और अब बारी आती है DPP के सॉल्यूशंस की। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे 10th वाले बच्चों ने नेल्सन मंडेला की जो चैप्टर थी उसको वर्ड टू वर्ड समझ लिया। सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए और डीपीपी को भी सॉल्व कर लिया। अब बस वो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। तो चलो मैं फटाफट से चेक करा देती हूँ। तो हेड करते हैं हमारे पहले कैटेगरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। When is a man not truly free according to Nelson Mandela? Nelson Mandela के according कब एक इंसान truly free नहीं होता है? When a man takes away someone else's freedom, when a man takes away someone's family from them, when a man doesn't show humanity, when a man is narrow-minded. तो जब कोई इंसान की छोटी सोच होती है वो पूरा फ्री नहीं होता, या कोई इंसान अपनी ह्यूमैनिटी इंसानियत नहीं दिखाता है, या कोई इंसान किसी की फैमिली से उसको अलग कर देता है। ये प्रिसाइसली दिए हैं पॉइंट्स, बट इस क्वेश्चन के रेफरेंस में जस्टिफाई नहीं होते, सिर्फ एक एलिमिनेशन से और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से जस्टिफाई होता है। दैट इज व्हेन अ मैन टेक्स अवे समवन एल्स फ्रीडम, तो वो भी फ्री नहीं है। ही इज ऑल्सो ऑप्रेस्ड इन द प्रिजन ऑफ, और ही इज ऑल्सो इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड, नैरो माइंडेडनेस, जेलसी, आप ऐसा बोल सकते हो। सो आई थिंक द राइट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए, वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाई डिड मंडेला फील that oppressor must be liberated? नेल्सन मंडेला को ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑप्रेसर है, जो दबा रहा है, उसको भी फ्री होने की, उसको भी लिबरेट होने की जरूरत है? बिकॉज वो भी फ्री नहीं है, वो भी बंधा है नफरत की बेड़ियों में। सो बिकॉज एन ऑप्रेसर is also not free to do anything, because an oppressor is a prisoner of hatred, because oppressor is locked behind the bars, जेल में बंद कर दिया। all of the above. No, आंसर समझ गए होंगे, समझदारों को इशारा काफी है। that is an oppressor is a prisoner of hatred, जो पहले भी बोला था अब भी बोला है। राइट आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द स्टेटमेंट व्हिच इजंट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमें क्या बताना है? व्हिच इज नॉट ट्रू। प्लीज प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना, ये पूछा है व्हिच इज नॉट ट्रू। बच्चे पढ़ भी लेते हैं फिर भी ट्रू ही मार्क करके आते हैं और बाहर आके ओ नो गलत मार्क कर दिया बोलते हैं। सो नेल्सन मंडेला वाज accompanied by his daughter Zinani, बिल्कुल करेक्ट है। हमसे पूछा which is not true. B point, Mandela didn't believe in freedom of his people. नहीं, उनको ऐसा लगता था उनके लोग भी आज़ाद होने चाहिए। मंडेला जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर द कॉज ऑफ नेशनल फ्रीडम। ही वॉज ग्रेटफुल टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज कंट्री। येस, ही वॉज रियली वेरी ग्रेटफुल एंड ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर ज़नानी। कहाँ पे? इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हो रही थी प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर में। और मंडेला डिडंट बिलीव इन फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। नो, ही बिलीव, ये गलत है। सो राइट आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, उन्हें एएनसी ज्वाइन करा था नेशनल फ्रीडम के लिए। सो राइट आंसर इज वेरी वेल जस्टिफाइड। हमने एलिमिनेशन से भी समझ लिया और चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब पढ़ लिया, तो क्रिस्टल क्लियर होना ही था। Heading with the next question. In life, every man has twin obligation, एक towards his family, एक और दूसरी towards his society, his country and its people. So, first to his community and second to his country, first to his family and second to his country, first to his country and second to his parents, community and family. तो yes, family and second to his country बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एप्ट है, रेलेवेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें पहली फर्स्ट टू कम्युनिटी एंड सेकंड टू कंट्री, तो सिर्फ कम्युनिटी नहीं थी, फैमिली और कंट्री तक वो ऑब्लिगेशन जाती थी। तो कंट्री और सिर्फ पेरेंट्स बोलना भी सही नहीं है, कम्युनिटी और फैमिली बोलना भी सही नहीं, तो कंट्री और पेरेंट्स फैमिली बोलना एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, सो बी साउंड्स वेरी रेलेवेंट। हेड करते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। मंडेला रेफर्स, लास्ट एमसीक्यू कैटेगरी, इसके बाद शॉर्ट लॉन्ग आएगी, एक्सट्रैक्ट आएगा। सो मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट what? तो नेल्सन मंडेला क्यों बोले जो लिबर्टी इट इज अ न्यू बॉर्न बिकॉज इट वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस, had recently been attained with lots of struggle.
made people experience infant-like excitement arrived unexpectedly for everyone. Of course, ये newborn क्यों है? Because it had recently been attained with lots of struggle, बहुत मेहनत, सालों की fight के बाद, with the struggles of lots of freedom patriots, freedom fighters की वजह से आज ये दिन finally देखने को मिला है. So it is a newborn. So it had recently been attained with lots of struggles. क्या बात है, सारे बी करेक्ट थे, तो कमत मारना, कोइंसिडेंट हुआ है यहाँ पे. हेडिंग विद द नेक्स्ट कैटेगरी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. चैप्टर समझ में आई है तो इसमें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए और ये स्कोरिंग होना चाहिए. इनफैक्ट it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से. Why was freedom an illusion for Nelson Mandela? That is him. तो freedom क्यों एक illusion थी Nelson Mandela के लिए? Because he was born in apartheid country, इसीलिए एक illusion थी. Because he was not free to educate himself. Because he wasn't free to marry and have family. तो उनको क्यों लगा कि freedom तो उनके लिए, जो उनको लगता था आज़ादी है, but वो सिर्फ illusion है, वो freedom नहीं है. Why? Because he was born in an apartheid country. जल्दी बताइए, what do you think? All of the above sounds very relevant. क्योंकि वो apartheid country में उनका जन्म हुआ था. He was not free to educate himself. He wasn't free to marry and have family. तो इसीलिए उनको लगा कि सिर्फ illusion है, वो free नहीं है. खेतों में घूमना, मम्मी की झोपड़ी के पास, मम्मी के हट के पास जो भी fields थी वहाँ पे घूमना, जहाँ का वो swim करना चाहे clear water swim करते थे, जहाँ पे वो अपनी मीलीज को रोस्ट करना चाहे वो कर सकते थे. तो ये फ्रीडम नहीं है. फिर तो उनको रियलाइज हुआ कि फ्रीडम इज एन इल्यूजन. जो उनको लगता था वो एक्चुअली एक इल्यूजन है. सो डी साउंड्स वेरी रेलेवेंट. फ्रीडम उनको ऐसा क्यों लगा? बिकॉज ऑल पॉइंट साउंड्स वेरी रेलेवेंट. सो ऑल ऑफ द बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आई थिंक इसका आंसर मार्क नहीं हुआ है, बट इट इज वेरी करेक्ट. चलिए, so what was a feeling that Mandela had in his early age which was realized as an illusion? What was the feeling? क्या feeling थी that Mandela had in his early age which was realized as an illusion? तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे हमें बहुत अच्छे समझ में आया था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, that I began to hunger for it. जब उनको realize हुआ कि नहीं, उनकी freedom तो उनसे already छीन ली गई है, तब उनको लगा कि जो मुझे लगता था freedom है, वो तो freedom थी ही नहीं, वो तो मेरे को illusion था, मेरी तो कब से छीन ली गई है freedom. ठीक है, चलिए. तो तब उनको लगा कि अब उनके अंदर भूख आई कि अब आई हैव टू, अब उनके अंदर हंगर आई फॉर फ्रीडम. चलिए, तो यही क्वेश्चन था. व्हाट वाज द फीलिंग दैट मंडेला हैड इन हिज अर्ली एज? कि उनको लगता था वो फ्री है, बट फिर ग्रेजुअली उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, विच वाज रियलाइज्ड एज एन इल्यूजन. तो फिर उनको रियलाइज हुआ नहीं, ये तो इल्यूजन है, मैं एक्चुअली मेरी जो फ्रीडम थी मुझसे बहुत साल पहले छीन ली गई थी. ठीक है, दिस इज द ओनली आंसर दैट यू हैव टू राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. चूज द ऑप्शन दैट इजंट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. I was the first president of South Africa. I fought for the freedom of his country. I supported supremacy of one race over another. The concept of freedom changed with age for I. The concept of freedom changed with age and experience. ये हमने explicitly पढ़ा था, passage में भी बिल्कुल justify हुआ है. पहले उनको लगा था कि वो free थे, फिर उनको discover हुआ कि it was an illusion. फिर उनको लगा कि उनके अंदर भूख आई, क्योंकि as a student वो चाहते थे कुछ transitory freedoms के बारे में कि वो जहाँ चाहे घूम सके. As a young man, फिर I yearned for the बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. तो फ्रीडम के मायने उनके लिए हमेशा चेंज होते रहे एज पर एज एंड एज पर एक्सपीरियंस. तो आंसर बिल्कुल जस्टिफाइड है प्यारे बच्चों. इसका आंसर, हम क्वेश्चन क्या पूछा था? चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है. सो फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज फॉर आई, दैट इज नेल्सन मंडेला. करेक्ट है.
आई सपोर्टेड सुप्रीमेसी ऑफ वन रेस ओवर अनदर, मैंने सपोर्ट करा कि ये ऊपर है और ये नीचे है, नहीं, कोई भेदभाव नहीं करा, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस प्रिवेल करा। आई फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कम्युनिटी, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ा, यस। हाउ वाज द फर्स्ट डे, ऑफ कोर्स यस। सो सी इज द ओनली ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ऐसा एक्सट्रैक्ट क्या, ये पूरे चैप्टर में ही अगर हम पढ़ लेंगे तो ये कहीं पर गिवन नहीं है दैट नेल्सन मंडेला सपोर्टेड सुप्रीमेसी ऑफ वन रेस ओवर द अनदर, उनके लिए सभी लोग इक्वल हैं। इसीलिए उन्होंने बोला था कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे या साउथ अफ्रीका के लैंड पे किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान किसी को ऑप्रेस करेगा और ना ही किसी सेंस में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ एज, कलर, कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर। ठीक है, सो सी इज द ओनली ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन आंसर। चलिए सबके आंसर यहाँ पे दिए, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑल ऑफ द अबव हम देख चुके हैं, थर्ड का सी देख चुके हैं। Then the feeling of freedom that Mandela had in his early age was realized to be an illusion। और लास्ट का जब हम फोर्थ वाला ऑप्शन, अभी फोर्थ हम देखेंगे थोड़ा सा आगे है। ओके, फोर्थ इज इन देयर, राइट, मैंने दिया नहीं था बट कहीं से हमने उसका आंसर लिखा हुआ है। हेड करते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its great wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. It is from these comrades in this struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Okay. What opinion does the speaker have about the people in his country? क्या ओपिनियन है नेल्सन मंडेला की अपनी कंट्री के लोगों के लिए? That the people of his country are very valuable, that the people of his country are lazy, that the people of his country are wealthy, that the people of his country are developed। कि जो ट्रू एसेट होता है एक कंट्री का, दैट इजंट अबाउट द जेम्स और द डायमंड्स, बट इट इज ऑल अबाउट इट्स पीपल। वो जो असली जो वैल्यू होती है, जो वेल्थ होती है किसी कंट्री की, वो उसके लोग होते हैं, उसके खजाने नहीं होते। सो एब्सोल्युटली ए, ठीक है, बाद में चेक करेंगे। फॉर व्हाट डू मेन एंड वीमेन रिस्क देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? फॉर एन आइडिया, फॉर एन आइडिया। ए बोल लो, बी बोल लो, दोनों ही करेक्ट होने वाले। तो यहाँ पे हमने देखा था ए इज करेक्ट, यहाँ पे हमारा ए बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर कंपेयर्ड विद ऑल मिनरल्स एंड जेम्स, नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ प्योरेस्ट डायमंड्स, कॉमरेड्स ऑफ द स्ट्रगल। तो पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका को कंपेयर करें कि प्योरेस्ट डायमंड्स से अगर हम कंपेयर करें तो जो प्योर डायमंड्स एक्चुअली वेल्थ नहीं होती, उसकी वेल्थ कंट्री की क्या होती है, जिसके लोग होते हैं। नाउ लास्ट फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? उसके लोग, इट्स पीपल। द वर्ड डैश मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। सो करेज, करेज इज नॉट अबाउट कि यू डोंट फियर, बट इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ओवरकम योर फियर्स। ठीक है, चलिए, सो कौन सा वर्ड है विच मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज? फटाफट से सारे आंसर्स देख लेते हैं। तो ए जस्टिफाइड था, उसके लोग, आइडिया के लिए, प्योरेस्ट डायमंड्स, थर्ड का सी हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली लोगों को किससे कंपेयर किया? प्योरेस्ट डायमंड्स के साथ। और अकॉर्डिंग स्पीक व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? उसके लोग होते हैं, पीपल ऑफ अ कंट्री आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। और लास्ट में डैश वर्ड, कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज। हम अपनी डिफिकल्टी से क्विकली रिकवर करते हैं, बाहर आ जाते हैं, दैट इज रेजिलियंस। चेक कर लेते हैं पैसेज में, एक्सट्रैक्ट में आपको समझ में आ जाए। सो आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस। तो भले टूटते हैं, गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, बट फिर और करेज के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज रेजिलियंस विदाउट फेल, हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं। जस्टिफाइड विद ऑल द क्वेश्चंस आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो गए कंप्लीट। हेड करते हैं शॉर्ट आंसर कैटेगरी के लिए। व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड? सिंपल शब्दों में बता देती हूँ, दोनों ही बोथ आर बिहाइंड द बार्स, बोथ आर इन प्रिजन। क्यों? ऑपरेस्ड जो है उसकी ह्यूमैनिटी भी छीन ली गई है और ऑपरेसर की भी ह्यूमैनिटी, बोथ हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, और कोई भी फ्री नहीं है। जो ऑपरेसर है ही इज ऑल्सो
in the prison of hatred or oppressed? तो already बेचारा dominated, oppressed है ही है. चलिए, so let's check with the answer. Mandela always thought that both the oppressor and the oppressed are deprived of their humanity. According to him, the oppressor is a prisoner of hatred and is locked behind the bars of prejudice, narrow-mindedness, jealousy. So both of them need to be liberated. He always desired people to live with dignity एंड रिस्पेक्ट. वो हमेशा से नेल्सन मंडेला चाहते थे कि हर एक इंसान अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एक डिग्निफाइड लाइफ हो. नाउ हेडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन. Based on your reading of the lesson, what can you infer about Mandela as a father and as a leader? Best है भाई, best. चलिए, so Mandela as a father, he regretted being unable to devote himself to his family during the fight against apartheid, and afterward, fathers can make themselves felt through their absence. Mandela did by walking away from power after his term as president was up. Mandela as a leader, Nelson Mandela demonstrated remarkable leadership qualities including advocacy for peace, positive thinking, focus on goal and missions beyond himself. Mandela's visions led him to fight for a better mankind. तो दोनों ही सेंस में देखें, एज अ फादर उन्होंने अपनी ड्यूटीज बखूबी निभाई, और जब उनको चूज करना पड़ा तो उनने एक बेटर ऑप्शन चूज करी. उनने अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करा, बट उनने ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जिससे उनकी फैमिली भी कवर हो जाए. सो ही वाज वेरी पॉजिटिव थिंकर, ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ही वाज वेरी मच फोकस्ड पर्सन. किसी भी सेंस में बात करें, उनकी पर्सनल ऑब्लिगेशंस की बात करें या उनकी हम प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस की बात करें. सो मंडेला एज अ फादर, उनको बहुत रिग्रेट हुआ कि बीइंग अनएबल टू डिवोट हिमसेल्फ टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को समर्पित नहीं हो पाए, उनको अपनी फैमिली को छोड़ के ही ऐसा जाना पड़ा ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट अपाटाइड एंड आफ्टरवर्ड, की वो अपाटाइड के बाद उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, उनको बहुत रिग्रेट हुआ. फादर्स कैन मेक देमसेल्फ फेल्ट थ्रू देयर एब्सेंस. फादर्स अपनी एब्सेंस, उनको बहुत रिग्रेट होता था कि मैं बहुत अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ, बट उनको इस बात का एहसास था कि अगर मैं फैमिली में नहीं हूँ तो मैं एक बहुत बड़े कॉज के लिए हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ज़रूर मुझसे प्राउड फील करेगी. देन through their absence, Mandela did by walking away from power after his term as president was up. Mandela as a leader, he demonstrated remarkable leadership qualities. जितनी भी बेस्ट लीडर की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो नेल्सन मंडेला ने परफेक्ट वे में डेमोन्स्ट्रेट करी. चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी इंक्लूड करे एडवोकेसी फॉर पीस, उनने हमेशा पीस की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, जस्टिस की बात करी, डिग्निफाइड लाइफ की बात करी, सेल्फ आइडेंटिटी की बात करी, एंड एट द लास्ट उन्होंने फ्रीडम की बात करी. सो Mandela's vision led him to fight for a better mankind. This is very well justified. I hope आपको भी समझ में आ ही गया है. हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Mandela feels that courage is triumph over fear. How would you define courage in this context? मंडेला के अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो करेज होती है, ये वो नहीं, हिम्मत हौसला वो नहीं होता जिस इंसान में डर नहीं होता. इट इज़ नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ फियर, बट इट इज़ एक्चुअली अबाउट ट्रायम्फ ओवर फियर, विक्ट्री, ओवरकमिंग योर फियर्स. सो हाउ वुड यू डिफाइन करेज? आप कैसे डिफाइन करेंगे करेज को इस कॉन्टेक्स्ट में? चलिए ब्यूटिफुल से क्वेश्चन को आंसर करते हैं. सो करेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स फाइट अगेंस्ट अपाटाइड. इतने करेज थी, इतने बड़े सिस्टम को उन्होंने अपरूट करा, उन्होंने सिस्टम को ऑल टुगेदर अबॉलिश करा. नेल्सन मंडेला फेल्ट दैट करेज इजंट अबाउट हैविंग नो फियर, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फियर बट डिसाइडिंग दैट समवन और समथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग स्कैर्ड. कि डर से कुछ नहीं होगा, ये मिशन है, ये गोल है, ये विजन है, इसको अटेन करना है. तो डर बहुत छोटा सा लगा और ओवरकम करके आगे पहुंच गए. So this is the perfect answer, well framed, well drafted for this question. Head करते हैं next question की तरफ. If you were in Nelson Mandela's position, would you have given preference to your family or your country? Why? बताइए, लिख चुके हो, चेक कर लो. ठीक है, चलो.
So if I were in Nelson Mandela's position, I was नहीं लिखोगे बेटा, जब भी hypothetical sentence बताए जाते हैं वो sentences which are not real, not true, तो हम were use करते हैं, was use नहीं होता है. So if I were in Nelson Mandela's position, I would also have given preference to my country, as Mandela rightly said, my freedom is my people's freedom. कि अगर मेरे लोग आज़ाद नहीं है तो मैं आज़ाद नहीं, मैं आज़ाद नहीं तो मेरे लोग आज़ाद नहीं है. So being a responsible citizen of my country, it is my first and foremost duty to be available for my country whenever the need arises. My family comes after my country. बिल्कुल सही लिखा है. If I would be at his place, for sure this would be the very well answer. चलिए हेड करते हैं शॉर्ट आंसर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. Mandela says that his country's greatest wealth is its people and not the purest diamonds. बिल्कुल सही बोला है. देखो किसी भी कंट्री की जो पहचान होती है, जो उसकी एक्चुअल वेल्थ होती है, ये जेम, स्टोन्स, डायमंड्स ये नहीं बता सकते. वो उसके लोग होते हैं जो एक देश को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके जाते हैं. वो पत्थर क्या करेंगे, राइट? भले कितने कीमती क्यों ना हो, बेशकीमती क्यों ना हो. चलिए, so South Africa is rich in minerals and diamonds, but its people is its greatest wealth. Nelson Mandela felt that people are far more fine and truer even than purest diamonds. This is because if there would be no people to live in the country, then who could mine those diamonds and wear them? बहुत ब्यूटीफुल आंसर है कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो डायमंड की माइनिंग कौन करेगा, खदानों में से कौन निकालेगा डायमंड को और कौन पहन के घूमेगा. ठीक है, चलिए वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके फाइन, दिस इज द नेक्स्ट वन फॉर द लॉन्ग टाइम. आफ्टर हैविंग रेड द लेसन ऑन द ऑपरेशन दैट कम्युनिटीज फेस्ड in South Africa, you were deeply hurt. You could also relate to the struggles and hardships of millions of Indians who fought against the oppressive British rule. Write a diary entry expressing your feelings about the oppression which is faced by people in their homeland. You may begin like this. डायरी एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले डेट आती है, date, day, time. Dear diary, my heart is filled with sadness as I think of the oppressed who had to tolerate the inhumane attitude of the oppressors in their own land. अब इसको आगे कंटिन्यू करना है. It's quite simple. नेल्सन मंडेला की चैप्टर के रेफरेंस में आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अबाउट द पुअर, पैथेटिक, पिटीफुल कंडीशन ऑफ द ऑप्रेस्ड वंस. ठीक है, चलिए. सो यहाँ तक हमने देख लिया था. बाय टॉलरेट द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ द ऑपरेसर्स इन देयर ओन लैंड, इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिशर्स टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ राइस इन देयर फील्ड्स. It fetched a handsome amount of money for Britishers, but farmers were having less food and less income. The English looted the poor woman's dignity. No female was safe in the British era. Tears roll down my eyes when I think of the physical and mental torture that our freedom fighters faced. Everyone knows how cruel General Dyer turned a meeting into a massacre. These wounds are deep-rooted in the hearts of every Indian, which can never be healed. Beautiful. ठीक, आई होप इट इज़ वेल जस्टिफाइड. आपको बस कोई भी इंसिडेंट आप मुझे ये बेस्ट लगा, आपको कुछ और लगता है, यू कैन ऑल्सो ऐड दैट इन योर ओन वर्ड्स, बट फ्रेम अच्छे से करिए, वर्ड्स अच्छे से सेलेक्ट करिए, ग्रामर, पंक्चुएशन इनका ध्यान रखिए, बिकॉज राइटिंग स्किल्स में इन्हीं सारी चीज़ों की मार्किंग भी होती है. नाउ heading with the next question, prejudice based on race and color or any other reason causes profound हर्ट. ऑफ कोर्स किसी भी टाइप का भेदभाव होगा, चाहे वो रेस की बेस पे, कलर की, जात पात की बेस पे, वो हमेशा किसी भी कारण में हो, दैट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रोफाउंड हर्ट. हमेशा दिल को चोट पहुंचाएगा. राइट अबाउट एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम द चैप्टर्स इन फर्स्ट फ्लाइट हु वाज सब्जेक्टेड टू सच प्रीजुडाइज. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रीजुडाइज फॉर द कैरेक्टर. चलिए, आपने पूरी तो बुक नहीं पढ़ी है, बट जब पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा. अभी इसी सेंस में हम लोग लिख लेते हैं आगे जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो. So, prejudice based on race and color or any other reason causes profound hurt to the person who is discriminated against. ऐसा एक केस हुआ था एन फ्रैंक के साथ, जो 4th चैप्टर है आपकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट में. In from the diary of Anne Frank lesson, Anne and her family was a victim of Holocaust.
हॉलोकॉस्ट होता था उस टाइम पे जब हिटलर का रूल हुआ करता था, ठीक है। शी वॉज अ जर्मन बॉर्न Jewish girl who was hiding with her family and friends for 2 years during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her group was betrayed and transported to concentration camp system. She and her sister got separated from their parents, and the people in those camps had to be a discrimination of all kinds. So this is the best example जहाँ पे हमें prejudice का example देखने को मिला है. Then they didn't get enough food and the living conditions were miserable. She was died of typhus in Bergen-Belsen. Her father was the only survivor from the family who later got back to the hiding to find Anne's diary, which he later got published under the name The Diary of a Young Girl. और इसी से extract करी हमने ये chapter from the diary of Anne Frank. ओरिजिनल जो डायरी थी उसका ये टाइटल था, ठीक है। चलिए, सो वेल जस्टिफाइड विद ऑल द क्वेश्चंस आंसर। आई होप आपको डीपीबी के सारे क्वेश्चन, ये लास्ट वाला आई होप थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, बिकॉज ये आपको पूरी बुक के रेफरेंस से बताना था। मुझे पूरा भरोसा आपने ये आंसर तो नहीं लिखा होगा, बट इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया जब आप पूरा कोर्स हो जाएगा तो आप बेटर इस आंसर को रिलेट कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब आई पर्सनली बिलीव कि आपने काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट नियर लिखे होंगे जो मैंने ड्राफ्ट करे हैं, ठीक है। तो अब हम ख़त्म नहीं हुई है कहानी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोम दैट इज अ टाइगर इन द जू की डीपीपी के सोल्यूशन। तो देर किस बात की, फटाफट से चाहिए और पहले डीपीपी को तो सॉल्व कर लीजिए। हाँ, डीपीपी को सॉल्व करने से पहले वीडियो तो देख लीजिए, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को समझ लीजिए, फिर डीपीपी सॉल्व करना, और मैं मिलूंगी फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में डीपीपी के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज।